आप लोग कितना देखते हो, लेकिन प्रैक्टिकली देखा है कि जो हम क्लास में ध्यान से सुनते हैं ना, वही समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। एक सर इसमें जैसे जो की पेयर वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, ऐसे मान लीजिए अगर आपकी की इंस्टेंस की खो गई है तो आपको वो कैसे रिट्रीव आप कर सकते हो? हम्म। वो जो क्वेश्चंस हैं आप, ठीक है, AWS प्रोफेशनल। ठीक है, तो इसमें आप देखो, सबसे पहले ऑप्शंस कुछ दिखा रहा है। सबसे पहले तो होता है रीजन, टॉप पे रीजन होता है, राइट। मैं थोड़ा क्विकली इसमें बोलूंगा, लेकिन आप मुझे बता देना कहीं पे भी आपको कुछ डाउट आता है तो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता होंगी। आ रीजन होता है सबसे लास्ट पे, ठीक है, सबसे टॉप पे। तो सबसे पहले जब भी आप सर्वर बिल्ड करोगे तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि या तो जो आपका नियरेस्ट रीजन है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बताती है, तो ये रीजन्स आपको मिलते हैं। ये रीजन्स में आपके पास जो अवेलेबल रीजन्स है, देखो यहाँ पर है। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो आपके अकाउंट के लिए बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे ये हैदराबाद है, हांगकांग है, केप टाउन है, ठीक है। चाइना के रीजन होते हैं, ये आपको नहीं मिलते हैं। तो जो रीजन्स आपको नहीं मिलते हैं वहां पे कुछ नहीं करना, लेकिन जो रीजन्स आपके पास हैं, अवेलेबल लिस्ट आपके पास रहती है, आप उसमें यूज कर सकते हो। तो सर्वर्स किसी भी उसमें बनेंगे तो कब सबसे पहले एक रीजन में बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या होता है कि रीजन, ये सारा क्या है, ग्लोबल आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है। रीजन आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब ये काउंट चेंज होता रहता है, तो इसको मैं ज्यादा कुछ हम वो नहीं बोलते। आ, मतलब ये आपके पास ऐसा नहीं आएगा कि कितने रीजंस होते हैं क्या है, लेकिन आपके पास रीजंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25+ हैं, ठीक है। रीजन, हर रीजन, आप जैसे मान लो मुंबई रीजन है, ठीक है, हमारा जो नियरेस्ट रीजन पड़ता है मुंबई पड़ता है, तो मुंबई के रीजन में अगर जो आप जाओगे तो वहां पे डेटा सेंटर्स होंगे, ठीक है। डेटा सेंटर्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो डेटा सेंटर होंगे, डेटा सेंटर के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होंगे। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको, आपके अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, आइसोलेटेड मतलब डेटा सेंटर होता है। तो अगर एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो वो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे लॉजिकली, नेटवर्क उनका अलग होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। तो कभी भी आपको कोई भी रिसोर्स बनाना है तो आपने अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए डिफरेंट एजी, हाँ, पुट मशीन्स अंडर डिफरेंट एजी, ठीक है। तो ये किया जाता है। उसके बाद तो EC2 डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं आपके एनवायरनमेंट में, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर रीजन वाइज चलता है। आपको ये भी मिल जाता है, इंस्टांस लॉन्च करनी है, सर्विस हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, कि अगर आपको ये देखना है कि आपका ग्लोबली तो कोई इशू नहीं है, तो आप लोग AWS हेल्थ डैशबोर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। AWS हेल्थ डैशबोर्ड को यूज कर सकते हो, उसके अंदर आपको पूरे वर्ल्ड का स्टेटस दिख जाता है, ग्लोबल आपको दिख जाता है क्या स्ट्रक्चर है। आपके किसी ना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कहीं से, AWS हेल्थ डैशबोर्ड।
ठीक है, तो ग्लोबल हेल्थ डैशबोर्ड आपको दिख जाता है, तो आपको ये पता लग जाएगा वहां से कि भाई आपके पास में कोई इशू तो नहीं है सर्विस में। ठीक है, अब मान लो देखो ये है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ग्लोबली स्टेटस दिखाएगा कि क्या मेरे हमारे एनवायरनमेंट में कहीं कुछ इशू तो नहीं है, ये आपको दिखाता है यहाँ से। ठीक है, तो ओपन एंड रिसेंट इशू सर्विस हेल्थ में दिख जाएगा, तो कोई भी इशू अभी नहीं चल रहा है, सब कुछ फाइन है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मान लो तो कभी ऐसा होता है काफी सारी कंप्लेंट आ गई, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हो कि क्या है, अभी सब कुछ ग्रीन है। अब देखो यहाँ पे सर्विस थोड़ा सा इम्पैक्टेड है अमेजन क्लाउड फ्रंट का, तो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वी एक्सपीरियंस एलिवेटेड एरर रेट्स फॉर रिक्वेस्ट सर्विसेज बाय द क्लाउड फ्रंट। ठीक है, so this issue has been resolved and service is operating normally, बट ये कल कुछ एरर आया था यहाँ। तो ये आपको डैशबोर्ड से मिल जाता है। ग्लोबल व्यू है आपके पास, ग्लोबल व्यू से आपको सारे रीजन्स के सर्वर सर्विस स्टेटस दिख जाएंगे। EC2 ग्लोबल व्यू सभी रीजन्स के आपको दिख जाएंगे, तो यहाँ पे शो इंस्टांसेस ऑफ ऑल रीजन। ठीक है, तो यहाँ आपको सारे रीजन्स यहाँ पे दिख जाते हैं। तो अब ये मेरे सारे रीजन्स के कैलकुलेशन कर रहा है, टोटल 27 रीजन्स हैं, और यहाँ पे रीजन्स की कैलकुलेशन करके बता रहा है कि कितने मेरे सर्वर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक इशू आता था पहले यहाँ पे कि सारे सर्वर्स का स्टेटस एक साथ नहीं दिखता था, तो वो ये सॉल्यूशन लेके आया। थोड़ा टाइम ले रहा है। इसमें से जैसे EC2 इंस्टेंसेस के बारे में अगर जैसे प्रॉपर इसके लॉग चेक करने हो तो वो क्लाउड या ट्रायल से चेक करेंगे या और भी कोई तरीका है? EC2 इंस्टांस के अगर आपको लॉग चेक करने हो, हाँ जी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वो चल रहे होते हैं, दूसरे या तो इवेंट हिस्ट्री जो होती है तो उसी से ही होता है क्लाउड ट्रायल से, या और भी कोई लाइक कंपोनेंट है या सर्विस है उससे भी हम चेक कर सकते हैं इजिली? नहीं हर सर्विस का अलग है। जैसे अगर आप इलास्टिक बीन स्टॉक के देखोगे, तो इलास्टिक बीन स्टॉक की लॉग अलग मिलती है। ठीक है, और जो सर्विसेज की लॉग अवेलेबल वहां पे लोड बैलेंसर की, लोड बैलेंसर में आप एक्सेस लॉग लगा सकते हो, ठीक है, एनेबल कर सकते हो, तो वहाँ वहां से मिल जाता है। अगर पर्टिकुलर EC2 में जाके आप लॉग चेक करना चाहते हो कि EC2 का क्या चल रहा है, ठीक है, तो सर्वर्स की जो, जैसे अगर लाइनेक्स सर्वर है, तो लाइनेक्स सर्वर में वेल लॉग का फोल्डर होता है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, है ना। नहीं नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं पूछ रहा मैं अंदर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ जैसे मान लीजिए EC2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं बहुत सारे, अब जैसे कोई यूजर है उसने आगे कुछ भी डिलीट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसपे हमें जैसे एक इवेंट एक्टिविटीज होती है ना, ट्रैक रखना है कि किसने क्या करा। वो क्लाउड ट्रेल और भी कोई इसका होता है तो मतलब ऑल्टरनेटिव या इससे मिलता जुलता और से कहीं से भी चेक कर सकते हैं? अगर आपको ये देखना है कि इंस्टांस किसने डिलीट किया या किसने हम्म। टर्मिनेट किया, वो आपको क्लाउड ट्रेल से मिलेगा। या जैसे हमारा लास्ट जो था, कब हुआ था रिबूट इंस्टेंस, वो सब कब कुछ क्लाउड स्टॉप ट्रेल। किया? हाँ, ये सब क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल को लिंक कर दोगे आप क्लाउड वॉच के साथ में,
और उसके बाद उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से मशीन लॉन्च कर सकते हो। आपको पता है यहाँ से कोई भी मशीन अगर आपको लॉन्च करनी है तो AMI का कंसेप्ट होता है। AMI के कंसेप्ट में किसी को डाउट है? आप AMI से इमेजेस को लॉन्च करते हो, अपनी कस्टम इमेज बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये सर्वर बनाया, ठीक है, एक मैंने वेब सर्वर बना देते हैं। वेब सर्वर बनाने के बाद आप कोई भी सर्वर चूज कर सकते हो। AMI आपके पास बना हुआ होता है। तो हमें ये क्या है, जैसे अभी लिनक्स मशीन है, मैक फ्री टायर में अवेलेबल नहीं है, उबंटू है, विंडोज की मशीन बनाना चाहते हो, रेड हैट की बनाना चाहते हो, कोई भी मशीन अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने अमेजोन की लाइनक्स मशीन बनाई, सपोज करो। अमेजोन लाइनक्स मशीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर होते हैं तो इसका थोड़ा फायदा मिल जाता है आपको कि वो सॉफ्टवेयर आपको अलग से सेपरेट इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अमेजोन लाइनक्स के डिफरेंट वर्जन है। आप ये डिफरेंट वर्जन भी चूज कर सकते हो। तो मैंने बोला अमेजोन लाइनक्स 2023 AMI को मैं यूज कर लेता हूँ। इंस्टांस टाइप आपने ले लिया T2 डॉट माइक्रो, आपको फ्री टायर में अवेलेबल मिल जाती है, इसलिए हमने ये ले लिया। अदरवाइज आप दूसरे इंस्टांसेस भी ले सकते हो। की पेयर हो गया आपके पास। की पेयर क्या है? की पेयर इंपॉर्टेंट है। आपके पास की पेयर होगा तो की पेयर में एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। पब्लिक की AWS में रहेगी, प्राइवेट की आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। राइट, तो उससे क्या एडवांटेज होता है कि आप, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप पैम की भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, लाइनक्स को क्या है कि अगर पुटी से कनेक्ट करना है आपको तो वो पैम को नहीं समझता। तो पुटी से कनेक्ट करने के लिए आपको PPK की फाइल चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी लाइनक्स मशीन के अंदर हो या मैकिंटोश यूज कर रहे हो तो कौन सी की चलेगी? आपको पैम की चल जाएगी। ठीक है, तो हम नॉर्मली पैम की को रेफर करते हैं। बट अगर आपको पता है कि मुझे पैम की जरूरत नहीं है और मेरा PPK से ही मुझे काम चल जाएगा, हर बार मुझे कनेक्ट ही करना है, तो आप PPK बना सकते हो। PPK स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क AWS देता है, अदरवाइज हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस केस के लिए बाय डिफॉल्ट नेटवर्क लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर आपको AWS जो देता है वो देखोगे तो मैंने एक कस्टम नेटवर्क बनाया हो। ठीक है, फिलहाल मैं अगर ये नेटवर्क चूज कर रहा हूँ तो इस नेटवर्क में मेरी मशीन बनेगी। अगर मैं कस्टम नेटवर्क चूज करूंगा तो मेरी मशीन कस्टम नेटवर्क के अंदर लॉन्च होगी। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, कस्टम नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट VPC को आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कस्टम VPC हम नॉर्मली कंपनी यूज करते हैं, तो ये कस्टम VPC के अंदर लॉन्च होगी। सपोज करो मैंने बनाया ये, आई होप कि मैंने कुछ इसमें ज्यादा कुछ अलग वो नहीं बनाया हुआ है, तो मैं कस्टम VPC ही ले लेता हूँ। ठीक है, कस्टम VPC के अंदर हमने क्या बनाए होते हैं, कुछ सबनेट्स बनाए हुए होते हैं। मान लो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आपका QA एनवायरनमेंट है, या प्रॉड एनवायरनमेंट है, अलग अलग एनवायरनमेंट के आप अलग अलग VPC बना सकते हो। या दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या कर सकते हो आप, इन तीनों को अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हो। जैसे डेव का अकाउंट अलग हो गया, प्रॉड का अकाउंट अलग हो गया और QA का अकाउंट अलग हो गया। अगर इस तरीके से मैनेज होगा तो ये ज्यादा आपको कंट्रोल देगा। ठीक है, मिक्सअप होने का चांसेस ज्यादा कम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड अकाउंट हैं और आप एक ही अकाउंट में चीजें रखना चाहते हो तो आप डिफरेंट नेटवर्क भी बना सकते हो। तो डिफरेंट नेटवर्क के रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। तो इसमें अब मैंने, अकाउंट से क्या क्या मतलब हो? जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुझे क्लाइंट बनाते हैं ऐसे, उसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं AWS अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि आपका जो टोटल AWS का अकाउंट है
वही आपने डेडिकेटेड कर दिया कि ये सिर्फ डेव रिसोर्सेज पे काम करेंगे, ठीक है ना, या इस अकाउंट के अंदर सिर्फ डेव रिसोर्सेज होंगे। तो उससे आपको बिलिंग में एडवांटेज हो जाता है एक्चुअली। जैसे जब आप बिलिंग कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है ये मेरा डेवलपमेंट का अकाउंट है, तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ होगा वो क्या होगा, सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड होगा, मतलब इतना क्रिटिकल नहीं होगा, ये कहने का मतलब। मेक सेंस? हाँ जी। अगर मान लो प्रॉड का, और जैसे इसमें तीनों अकाउंट तीनों बीबीसी में एक साथ ही बना दूं, डेव प्रॉड और ये, तो तीनों रिसोर्सेज एक्चुअली मिक्स हो जाएंगे ना। तो मुझे ये नहीं पता कि डेव का कौन सा मतलब इशू मतलब थोड़ा सा टफ होता है कि भाई उसकी बिलिंग तो देखेंगे तो हम बेस्ट ये क्या कैसे रहता है, देखेंगे। जैसे बेस्ट सर, बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस इसमें क्या रहेगी एज पर लाइक बेस्ट ये? प्रैक्टिस एडब्ल्यूएस जो रिकमेंड करता है वो हमेशा आपको सेपरेट अकाउंट रिकमेंड करेगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, है ना। तो वो तो हम्म, आपको हमेशा सेपरेट ही वो करेगा। लेकिन डिपेंड करता है, मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन की क्रिटिकलिटी कितनी है उस बिहाफ पे आप डिसाइड करते हो। अगर बड़ा एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली आप अलग अकाउंट्स रिकमेंड करोगे, है ना। बट एडब्ल्यूएस बोलेगा तो एडब्ल्यूएस से आप बोलोगे तो एडब्ल्यूएस हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में तो वो अलग सेपरेट अकाउंट को ही फिर सजेस्ट इतने करेगा। सारे सर अकाउंट्स मैनेज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने 5-6 से बना दिए, लाइक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, करके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन, डाल। करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। और सर इसमें जैसे की पेयर वाला जो था, उसमें जैसे हम की पेयर बनाते हैं तो काफी बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने की पेयर बनाया किसी पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का, क्या वो बाद में वो लॉस्ट हो जाती है कि, या कुछ दिक्कत आती है, हमें नहीं मिल रही, मिसप्लेस हो गई है, तो हम उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? एक बार ये कर लो, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हो उस इंस्टांस को एक्चुअली, वो अगर आपका की प्राइवेट की जो है वो लॉस्ट हो गया है ना, तो आप नई प्राइवेट नई की बना सकते हो और उस इंस्टांस को जो है स्टॉप करो, ठीक है। जो उसका होस्ट सिस्टम है उसको आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो किसी दूसरे सर्वर के साथ में, रूट जो हम्म, रूट वर्जन है ना उसको दूसरे हम्म, वर्जन में अटैच कर दो, ठीक है। समझ गया मैं, अब ये जब तो मैंने दूसरे में एज ए हाँ जी। सेकेंडरी आप अटैच कर देते हो ना, तो आपके पास हम्म, उसका डेटा आ जाता है, राइट। अब हम्म, जब दूसरी की जो आपने बनाई तो वो दूसरी की इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे वहां पे अपडेट कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म, मैं एक्चुअली इसमें, चलो देखता हूँ अगर ये मिल जाए आपको। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने मैं ना मतलब इससे पॉइंट से हट जाएंगे इसलिए मैं उस पर नहीं आना चाहता। बट ये है कि आपने उसको रूट वॉल्यूम को सेकेंडरी वॉल्यूम बनाया, ठीक है। अब आप उसके ओएस में एंट्री कर गए, आपने एक हम्म, नया की पेयर बनाया, की पेयर की प्राइवेट की तो आपके पास है ही, ठीक है। पब्लिक की जो है, आपने पब्लिक की जो इन्फॉर्मेशन है उसने वो आपने कहाँ पे अपडेट कर दी, उसके रूट वॉल्यूम में, रूट सिस्टम में, राइट। जब आप वहां पे करोगे, जब आप उस सिस्टम को अप करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके साथ में, नई की के साथ में। AWS सर क्यों नहीं, मतलब इसमें कोई ऑप्शन क्यों नहीं होता सर जिससे हम उसको रिस्टोर कर सकें? AWS EC2 सर्वर इफ प्राइवेट की इज लॉस्ट। हाँ जी, क्या कह रहे हो, दोबारा जैसे मान बोलो। लीजिए कोई की हमारी प्राइवेट की हो जाती है, तो AWS उसमें कैसे हेल्प करता है? मतलब ये तो एक वो हो AWS गया। आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, इट वर्क्स ऑन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, राइट। तो ओके। अगर आप ये सोचते हो कि आपको AWS प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन, वो नहीं करेगा, है ना। AWS नहीं करता, देखो। Amazon EC2 doesn't keep a copy of your private key. Therefore, if you lose a private key, there is no way to recover it. अगर आप वहां जाते हो तो वहां पे सिंपल आपके पास यही ऑप्शन, मेक सेंस। तो जी। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन आता है वो इसी तरीके से आता है कि डिटैच करो रूट वॉल्यूम को, लॉन्च करो एक नया EC2, ठीक है, अटैच टू योर ओल्ड वॉल्यूम टू न्यू EC2 मशीन, नाउ log in to AWS EC2 machine and mount it the EBS volume, go to the partition that visit home directory, ठीक है, go to .ssh folder, ठीक हम्म, है। .ssh में जाओगे, अभी सर्वर लॉन्च नहीं हुआ है ना, एक मिनट जरा इसको लॉन्च कर दें, ठीक है। तो ये इनेबल किया, एक पब्लिक आईपी आपको देना होता है, पब्लिक आईपी दिया आपने, सिक्योरिटी ग्रुप आप लोगों को आइडिया है,
तो सिक्योरिटी ग्रुप क्लियर है ना? हाँ जी। तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपके पास कौन से पोर्ट ओपन होने चाहिए? अगर आप वेब सर्वर बना रहे हो, एक 22 पोर्ट ओपन होगा और एक 80 पोर्ट होगा, राइट? तो ये पोर्ट आपके पास ओपन होने चाहिए। तो मेरे पास होपफुली लाइनक्स एसडी में ये दोनों पोर्ट ओपन है, ठीक है। इसके साथ में नेटवर्क कार्ड लगा सकते हो। नेटवर्क कार्ड में आपको अगर प्राइवेट आईपी देना है तो प्राइवेट आईपी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो उसको कि इसका प्राइमरी आईपी आप ये रखना चाहते हो, और वो आईपी की डिटेल आप डाल सकते हो। अगर आपने अपनी नहीं डाली, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये अपने आप रैंडमली पिक करके उसको दे देगा। तो मेरा जो सीरीज है वो है 10.0.16 और मैंने जो सबनेट लिया था वो लिया था 1.0 का, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ 10.0.1.24 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये आईपी आएगा, आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने रेंज का आईपी दिया है, ठीक है। बाकी बेसिक ऑप्शन है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। एक इसको पब्लिक आईपी मिल जाएगा, एक प्राइवेट आईपी मिल जाएगा। स्टोरेज आप कितनी देना चाहते हो? सपोज करो मैंने बोला 15 GB स्टोरेज मिल जाए। स्टोरेज टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जनरल पर्पज स्टोरेज कौन सा होता है? राकेश जी बोर हो गए, राकेश जी को समझ में नहीं आया। राकेश जी कह रहे हैं क्लियर है, जरूरत नहीं है सर। हाँ, ईबीएस, ईबीएस में देखो कितने वाले होते हैं, जीपी 3, जनरल पर्पज जीपी 2, ठीक है, IO1, IO2, और कौन कौन सी स्टोरेज है आपके पास? कोल्ड एसडीडी, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एसडीडी, मैग्नेटिक, राइट? यस नो हाँ में जी। भी। हाँ हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। राकेश आप हो? राकेश आप स्टिल मेरे हाँ साथ सर, हो? हाँ जी, हाँ सर, अरे सर सुन बीच रहा हूँ, बीच मैं में देख रहा बोलते रहो, मोटिवेशन रहता है, मैं डाउन हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता सर, हूँ। ठीक नहीं है नहीं, ना? मैं देख रहा हूँ सब चीजें सर। हाँ जी। नहीं नहीं, देख तो रहे हो, आपकी बात अच्छी है। एक्चुअली फिजिकल क्लास नहीं है ना, तो हम्म। वो इशू होता है। तो ऑनलाइन में अपना कोशिश यही रहता है, आप कहो तो मैं कैमरा ऑन करना शुरू करवा लूँ अब। ठीक है, आपका सर टाइम जाता है, फीस जाती है, मेरा भी टाइम जा रहा है और मेरा भी इंटरेस्ट रहता है ना। नहीं, मैग्नेटिक मैं देख रहा हूँ सबसे लो कैटेगरी की कौन सी है, ये मुझे ये कहीं बताओ। डाउट लगेगा डेफिनेटली मैं पूछ लूंगा बिल्कुल। चलो सर बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक कौन सी कैटेगरी की रहती है, लोअर रिकमेंड होती है करते हो सबसे। या नहीं? लो लो नहीं, ये लो कॉपी सिर्फ होती है उसके इसकी रहती जो। है, जैसे आपको एफटीपी बनाना है या कुछ करना है उसके लिए यूज कर लेते हैं। हाँ मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है वैसे ज्यादा, ठीक है। हम्म। जनरल केसेस के लिए आप जीपी 2 यूज करोगे, ठीक है। जनरल यूज केसेस के लिए मान लो आपने वेब सर्वर बनाया, ठीक है, मान लो आपने एचटीटीपी बनाया, एफटीपी सर्वर बनाया, तो जनरल सफिशिएंट है नॉर्मल यूज के लिए। लेकिन अगर आपको इसमें हायर आईओपीएस चाहिए जीपी 2 में, है ना, ये कौन सी होती है, एसएसडी की होती है वैसे ये एसएसडी स्टोरेज होती है। हम्म। और ये कौन सी होती है, मैग्नेटिक एचडीडी होती है, जी। ठीक है। जीपी 3 कौन सी होती है, एसएसडी होती है। IO1 क्या होती है, प्रोविजन आईओपीएस होते हैं एसएसडी इसमें। होती है, ठीक है, प्रोविजन एसएसडी। अब इसमें सब एक ही डिफरेंस है कि आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कभी भी आपको चेंज करना हो तो आप स्टोरेज टाइप को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो लोअर से स्टार्ट करो और एज पर अपने रिक्वायरमेंट आप आगे जा सकते हो, ठीक है, या आप कॉस्ट स्पीड देख सकते इफेक्टिव हो। तो सर, ये इसमें कॉस्ट इफेक्टिव तो ज्यादातर जीपी 3 ही एडवाइस करते हैं, यूज करते हैं ज्यादातर। हाँ अगर आपको जनरल कैटेगरी में, क्योंकि अगर आप प्रोविजन में आईओटी में जाओगे तो फिर ये और ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, है ना। हम्म। इसलिए आपको अगर ये देखना हो
कि अगर आप EC2 में EBS में जाओगे देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम से आपको स्पीड का कैलकुलेशन पता लग जाता है, ठीक है। तो जब आप क्रिएट वॉल्यूम करते हो तो यहाँ पे देखोगे GP2 अगर आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, 100 GB की स्टोरेज है, तो इसका IOPS कितना है, 3 to 3000, ठीक है। और इसका जो थ्रूपुट MB पर सेकंड है वो आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, है ना, बट ये क्या है कि 300 है तो आपका करीब करीब वो 30-35 MBPS के आसपास इसका डेटा कॉपी होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप GP3 में आ जाते हो तो आपके पास क्लैरिटी है 125 MB पर सेकंड, है ना। तो देखो यहाँ पे 3000 है तो 125 मिल रहा है। IOPS अगर आपका 3000 है तो आपको स्पीड 125 की मिल रही है, वहां पे 300 से वेरी करता है, तो कितना मिलेगा, 12 MBPS के आसपास की स्पीड मिलेगी। तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड में देखो आप काफी डिफरेंस आ गया, है ना। तो थ्रूपुट MB क्या होता है, 3000 IOPS, मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकंड इतना चला जाता है। ये प्रोफेशनल के हिसाब से काफी, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब आप किस में आपको है। तो 125 MB पर सेकंड आपको स्पीड मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप IO1 करते हो तो IO1 में आपको कितनी स्पीड मिल रही है, अगेन ये कैलकुलेट नहीं करके देते हैं आपको, लेकिन नॉर्मली आपको 40 MB पर सेकंड की स्पीड, नहीं ये नहीं है, डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन बाकियों की कैलकुलेशन है, तो मैं आपको वो मेंटेन कर, मैं यहाँ पे रेफर कर देता हूँ। तो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज में कितनी मिलती है, 40 MB पर सेकंड, ठीक है। और बेसलाइन जो कोल एसडीडी होती है इसमें 12 MB पर सेकंड, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमें एक स्पीड की बेसलाइन मिल जाती है कि कितनी मिल रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोल एसडीडी में 12 MB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है, ठीक है, जनरल में भी नॉर्मली इतनी ही मिलती है। इसको मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि इन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। IO1 में भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद अगर आप जाते हो प्रोविजन में गए, आप यहाँ पे नहीं मिला आपको, IO2 में जाओगे तो कितनी मिल रही है, वो अगेन डिफाइन नहीं किया हुआ, बट काफी अच्छी स्पीड मिल जाती है। नॉर्मली आपका वही 3000 वाली 125 तो मिलती मिलती है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ SDD डिस्क है इसलिए 12 MB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है, और यहाँ पे 40 MB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है। मैग्नेटिक वाली रिकमेंड नहीं किया जाता ज्यादातर, क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां पे डेटा ट्रांसफर में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 टाइप्स की EBS वॉल्यूम हो गए, क्लियर है जी। हाँ जी। कितने टाइप के वॉल्यूम्स आपको मिलते हैं, ये सब आप वॉल्यूम्स यूज कर सकते हो। डेट हो गई आज 24। तो मैंने VPC ले लिया, अपना एक कस्टम VPC के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ मैं मशीन को, ठीक है। स्टोरेज हमने बात कर ली कि हमारे पास स्टोरेज मिल गई, तो मैंने 15 GB की GP2 ले ली क्योंकि GP3 फ्री नहीं है, ठीक है।
एडवांस मतलब डिटेल में GP2 सर चार्जेबल नहीं है? GP2 चार्जेबल होती है, लेकिन अप टू 30 GB आपको फ्री मिलता है ना। हाँ। GP3 भी फ्री है सर। GP3 भी फ्री है, क्योंकि इन्होंने जनरल पर्पस लिखा हुआ है, अलाउड है। IO प्रोविजन वाली फ्री नहीं है। हाँ वो फ्री नहीं। ठीक है, एडवांस डिटेल्स में जाओगे तो आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप स्पॉट इंस्टांसेस को यूज कर सकते हो। स्पॉट इंस्टांसेस कोई मुझे बताएगा क्या होती हैं? स्पॉट होती है बिडिंग वाली। बिडिंग वाली है ना। एक होती है रिजर्व इंस्टांसेस, एक होती है ऑन डिमांड इंस्टांसेस। ये 3 टाइप की इंस्टांसेस होती हैं। ठीक है, एक होता है डेडिकेटेड होस्ट, और एक होती है आपके पास होस्ट बेस्ड होस्ट रिजर्वेशन। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। मैं एक एक मिनट होल्ड करना। ये जाती है आपके पास इंस्टांस स्टॉप डोमिनेशन टेनेंसी, है ना। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टेनेंसी। ठीक है, तो टेनेंसी 2 टाइप की होती है, शेयर्ड एंड डेडिकेटेड। ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके पास। तो ऑन डिमांड इंस्टांसेस क्या होती हैं? जैसे मैंने अभी बनाया, राइट, मैंने इंस्टांस बनाया, नो कमिटमेंट, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। मैंने इंस्टांस बनाया और इसको डिलीट कर दिया। जितना टाइम आपने यूज किया उतने टाइम का आपने पैसे दे दिए, पे पर यूज, है ना। कोई कमिटमेंट नहीं है इसके अंदर कि भाई आपने इतनी देर के लिए रखा है, ये ऐसा किया है, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। कमिटमेंट नहीं है इसलिए कॉस्टली है। ठीक है, रिजर्व इंस्टांस कौन सी होती है? रिजर्व इंस्टांस होती हैं व्हेन यू कमिटेड दैट यू विल यूज रिसोर्सेज फॉर 1 to 3 years, right? AWS gives you 50% to 70% डिस्काउंट। इसको ऐसे बोलते हैं 50% प्लस डिस्काउंट, है ना। स्पॉट इंस्टांसेस कौन सी होती है? तो अब आपको जब पता है कि आप भाई 1 ईयर के लिए आप यूज करने ही वाले हो उस मशीन को, तो आप रिजर्व इंस्टांस परचेज कर सकते हो। अगर आपने वेब सर्वर बनाया, आपको पता है मेरी वेबसाइट तो चलेगी, तो मुझे सर्वर चाहिए, तो आप क्यों ऑन डिमांड को यूज करोगे, है ना। यूज केस क्या है ऑन डिमांड का? व्हेन यू नीड सर्वर फॉर फ्यू डेज। ठीक है, जब आपको पता है मुझे महीने में 2 दिन के लिए सिर्फ सर्वर मेरा लोड जो है ना हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, आपने देखा होगा सेल बढ़ गई, बिग बिलियन सेल आ गई, ये सेल आ गया, वो सेल आ गया, तो उससे उस केस में क्या होता है? उस केस में वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन लोड हाई हो जाता है ना सर्वर्स पे, तो 2 दिन बाद, 2 दिन के लिए सर्वर्स हाई हुआ तो ऑन डिमांड इंस्टांस लगा दो ऑटो स्केलिंग। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद जब बिलियन डे सेल खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो सर्वर यूटिलाइजेशन नॉर्मल आ जाएगा, तो उतने ही सर्वर चाहिए जितने मिनिमम है। तो आप कौन से सर्वर लगाओ? वहां पे रिजर्व इंस्टांसेस लगाओ। मेक सेंस? ठीक है, ये सर इसमें RI में फॉर कुछ रिजर्व इंस्टांस, पर्टिकुलर फॉर कंडीशंस रिजर्व, होती है ना एक मिनट इसमें? होल्ड करना, लेट मी कंप्लीट, है ना। फॉर रिजर्व इंस्टांस यू नीड टू रिजर्व इट वाया रिजर्व इंस्टांस कंसोल and then need to launch server keeping in mind keeping same configuration as per the reservation for region, OS type, etc. right? So region and type जो है ना OS का, वो सेम होना चाहिए।
अगर रीजन और OS टाइप सेम नहीं होगा तो क्या होगा, आपने तो ले रखी थी लेकिन रीजन मैच नहीं करा, OS टाइप मैच नहीं किया, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में जो इंस्टांस लॉन्च करी आपने उसका भी चार्ज लगेगा और रिजर्व इंस्टांस का चार्ज तो लग ही रहा है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था आरआई में जैसे इसमें कुछ कंडीशंस होती है ना, जैसे मान लीजिए आप जैसे ऑन ऑन डिमांड में तो काफी आप कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन आरआई में कुछ पर्टिकुलर होती है कंडीशंस की, उसमें हम एक लिमिट तक ही कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। चेंजेस किस टाइप के? जैसे मान लीजिए इंस्टेंस का है, हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते, या और कुछ ऐसे कुछ टाइप हाँ की हाँ बिल्कुल, वही रिस्ट्रिक्शंस। मैंने बोला ना आपको चेंज नहीं कर सकते। तो हम्म। जो आपने मशीन लॉन्च किया तो उसका OS टाइप और वो आपको सेम रखना पड़ेगा, आप और चेंज जैसे नहीं कर सकते। हार्डवेयर भी, मतलब जो सीरीज है वो भी हम नहीं चेंज कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल 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 स्टांस टाइप, यही बिल्कुल वो चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आपने M4 लॉन्च किया है तो आपको M4 ही, सॉरी M4 आपने रिजर्व की है तो M4 ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं तो इट अगर also supports convertible also supports, there are two type of reservation. One is there are two type of reservation, right? Standard and convertible. तो अगर आपने कन्वर्टिबल ली है तो वो क्या करते हो, इंस्टांस टाइप चेंज कर सकते हो थोड़ा सेम कैटेगरी का, है ना। मान लो आपने M4 की 2 ली हैं और उसमें T3 की 5 आ रही हैं, तो आप M4 वाली बंद कर दो, T5 पे चले जाओ, ठीक है। बट वो कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी कि वो अलाउ है या नहीं है, अदरवाइज क्या होता है, इफ यू नीड टू गेट rid from reserve instance, then you need to sell it in marketplace। एक तरीका ये होता है कि फिर मार्केट प्लेस में सेल कर देते हो, ठीक है। अगर आपको लगा यार मेरा तो मनी जो है वो वेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो आप मार्केट प्लेस में कर देते हो। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रिजर्व इंस्टांस का ऑन डिमांड समझ में आया होगा। स्पॉट इंस्टांस से जो राकेश ने बताया था वो सही है कि बिडिंग टाइप की होती है। बिडिंग टाइप में क्या होता है, AWS provide these instances from their unused resources, therefore it gives huge discount up to 90%. However, they can pull the instances on 30-second notification. Okay, so that is the disadvantage. Therefore, it is used for large capacity use. Therefore, it is used for compute power use, not for data storage. ठीक है, तो कैसे करते हो, कैसे परचेज करते हो, क्या कर, तो कैसे करते हो अब, EC2 में जाओगे, अगर आपको मान लो स्पॉट इंस्टेंस परचेज करनी है तो क्या करोगे, स्पॉट रिक्वेस्ट डालोगे, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस करोगे, AMI चूज करोगे, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। फ्लीट मिल जाता है, अभी फ्लीट भी मिल जाता है स्पॉट इंस्टेंसेस में, फ्लीट मिल जाता है। फ्लीट का मतलब है कि अगर आपने बोला कि आपको यू कैन यूज फ्लीट टू इंश्योर that your demanded spot instance count remains same even if AWS pull the instance।
तो आपने मान लो बोला कि भाई मेरे पास 4 इंस्टांसेस होनी चाहिए जो स्पॉट में चलती रहे, तो वो एक फ्लीट यूज कर सकते हो। फ्लीट से ये होगा कि हो सकता है AWS वापस ले ले, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक नया इंस्टांस आपको अगेन वॉल्यूम वगैरह सेम आपके पास है। टारगेट कैपेसिटी आप फ्लीट के अंदर कितना रखना चाहते हो, तो आपने बोला 1 सर्वर मेरा हमेशा चलता रहे, तो इस तरीके से कर सकते हो। मेंटेन टारगेट कैपेसिटी बोलोगे तो वो कर देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कि कौन सा इंस्टांसेस टाइप आपको चाहिए। तो अब आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो और आपको जो इंस्टांस चाहिए वो ले सकते हो। तो कई बार हाई पावर के जो इंस्टांसेस होते हैं, देखो अगर वो 62% डिस्काउंट में मिल रही हैं, तो आपका कैलकुलेशन जो है या आपका कंप्यूट पावर अच्छे से यूज हो जाता है, और वो डेटा एनालिसिस में प्रोसेस हो जाती है। डेटा एनालिसिस में प्रोसेस करके आप उसको S3 के अंदर स्टोर करा सकते हो डेटा को। ठीक है, या किसी और रिसोर्सेज में करा सकते हो। तो आपको तो सिर्फ कंप्यूट पावर यूज करनी है, तो ये अच्छा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आप इंस्टांस को लॉन्च करोगे तो इंस्टांस लॉन्च हो जाएगी। राइट है सर? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैनुअली देना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी अदरवाइज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास इंस्टांस लॉन्च हो जाती है। सेम केस में अगर आप ऑन डिमांड इंस्टांस लॉन्च करना चाहते हो, तो ऑन डिमांड तो हमको पता है, ऑन डिमांड आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। अभी एक ही कंसोल के अंदर ये सारे ऑप्शंस दे देते हैं। अगर आपने कोई डायरेक्टरी, आपके कोई डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे। तो AWS में भी आप अपनी सेपरेट डायरेक्टरी बना सकते हो। ठीक है, अम, जैसे आप डोमेन ज्वाइन करते हो, तो आपका मान लो rakesh.com या ankit.com एक डोमेन है, आप उसको ज्वाइन करा सकते हो या अपने कंपनी के डोमेन से ज्वाइन करा सकते हो। आप एक सेपरेट डायरेक्टरी बना सकते हो। आई एम इंस्टांस प्रोफाइल हमने शायद रोल देखा था, जब हाँ आई एम जब हमने पढ़ा था तो हमने रोल देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्टेड सर्विस हमारी EC2 होगी और हम उसको पर्टिकुलर रोल दे सकते हैं, जो भी आप रोल देना चाहते हो। इंस्टांस ऑटो रिकवरी में अगर आप चाहते हो कि अगर आपके कभी इंस्टांस जो है बंद हो जाए, तो आप चाहो तो उसको रिकवर कर सकते हो। शट डाउन होने पे क्या करना है, तो स्टॉप टर्मिनेट वो आप कर सकते हो। हाइबरनेट भी सपोर्ट करता है अभी। ठीक है, टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट करना, टर्मिनेट प्रोटेक्शन होता है। अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया, तो अब मैं जाके इसको डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं करूंगा, फिर मुझे मॉडिफाई में जाना है, मुझे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को डिसेबल करना है, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, स्टॉप पे क्या हो, तो स्टॉप पे स्टॉप प्रोटेक्शन भी इन्होंने अभी दे दिया है, ये नया आया है। स्टॉप प्रोटेक्शन भी आप लगा सकते हो कि आपकी कोई मशीन है इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि स्टॉप ना हो, तो आप स्टॉप प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के साथ आप इसको क्लब कर सकते हो। तो अभी क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग का मैं आपको अलर्ट दिखाऊंगा किस तरह से सेटअप कर सकते हो। और अगर आप GPU का सपोर्ट भी करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो GPU होता है आपका ग्राफिक कार्ड के लिए, हाई ग्राफिक कार्ड के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी आ जाए, मतलब आप वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करते हो, तो वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। हर मशीन को कुछ क्रेडिट स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, तो क्रेडिट का यहाँ पे मेक सेंस ये होता है कि भाई क्रेडिट से, जैसे ना आप बस्ट यूनिट यूज करते हो, तो मतलब अगर आपका CPU जो है अंडर लिमिट यूज हो रहा है, ठीक है, जितना एक्चुअली में यूज था उतना नहीं यूज हो रहा, उससे कम पावर का यूज हो रहा है, तो AWS आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट देता है। वो आपको, अगर आपका कभी CPU यूटिलाइजेशन हाई भी चला जाता है ना, तो वो सपोर्ट कर देगा। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन इसमें एक अच्छी चीज है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। प्लेसमेंट ग्रुप, प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है? अगर टेनेंसी में रखना चाहते हैं या सेम उसमें अपना सारी मशीन्स को एक ही होस्ट पे रखना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट ग्रुप। If you want to keep your servers in single placement, in single AG, right, single availability zone, and with high intern network connectivity, high internal network connectivity
you can use placement group. Just remember that all the servers will be part of single AG. इसमें ना एक दिक्कत है, आपको 2 प्लेसमेंट ग्रुप बनाने पड़ेंगे अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। फायदा क्या है कि जितने भी सर्वर होंगे ना वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे, मतलब उनका वो एक ही AWS के रैक में हो सकता है कनेक्टेड हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी ज्यादा फास्ट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आपका इतनी क्रिटिकल मशीन है कि आपको उतना ज्यादा लोड चाहिए, तो फिर क्या चाहिए आपको, उसमें क्या है कि अगर आपको उतना ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास हाई अवेलेबिलिटी आप लूज कर रहे हो उस केस में, है ना। तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी तो अच्छी हो गई, लेकिन आप हाई अवेलेबिलिटी लूज कर रहे हो। तो ये चीज एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि क्या हमको रियली में प्लेसमेंट ग्रुप की जरूरत है या नहीं है। नॉर्मली मैंने देखा है कि प्लेसमेंट ग्रुप का यूज केस आपको जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी से हमारा काम ज्यादा अच्छे से चलता है ना। थोड़ा सा स्लो चल जाएगा लेकिन उतना, और स्लो होता नहीं है नॉर्मली चीजें, राइट। शेयर्ड एंड डेडिकेटेड टेनेंसी, जब आप सर्वर लॉन्च करते हो तो इसमें एक टेनेंसी का ऑप्शन आएगा, देखो ये रहा, ठीक है। शेयर, डेडिकेटेड और डेडिकेटेड होस्ट। शेयर्ड का मतलब क्या होता है, जो सर हार्डवेयर है वो एक्चुअली उस पे और भी इंस्टेंसेस चल रहे होंगे कोई, तो वो हम यूज करेक्ट, करेंगे पर्टिकुलर, जैसे करेक्ट, शेयर्ड होस्टिंग होती है, उसी टाइप का करेक्ट, कॉन्सेप्ट हो गया ये। करेक्ट। मल्टीपल VM यूज सेम डेट, सेम अंडरलाइंग हार्डवेयर, है ना। मल्टीपल VMs शेयर्ड रैम, CPU एंड मेमोरी फ्रॉम सेम अंडरलाइंग हार्डवेयर, ये जरूरत नहीं है। मल्टीपल VM शेयर CPU एंड मेमोरी with other VMs if not utilized, right। डेडिकेटेड में क्या होता है, can share CPU and memory with other VMs if feasible, ठीक है। feasible जब रहता है ना तब कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है, डेडिकेटेड में क्या होता है, डेडिकेटेड में मेमोरी, CPU and memory not get shared with other VM, therefore performance is on higher side, however costing get increase, ठीक है। डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, डेडिकेटेड होस्ट होता है आपने अंडरलाइंग हार्डवेयर भी परचेज कर रखा है, ठीक है। इट इज अंडरलाइंग हार्डवेयर you purchase and your machines, oh sorry, your VMs will be launched on same underlying hardware। यहां तक सब चीजें आई थिंक शायद आप लोगों को पता होगी, या अगर नहीं पता तो कुछ ऐड हुआ, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है इसमें, या ये सब कुछ चीजें पता थी आपको। रिवीजन हो गया। हाँ, रिवीजन भी हो गया, ऐड भी हुआ है कुछ चीजें। कुछ चीजें ऐड हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैंने एक्चुअली ये किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ पॉइंट मिस हुए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये रिवाइज लिया। नहीं हो पाएगी दोस्त, कल मुझे बाहर जाना है। तो डेडिकेटेड होस्ट यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है जी।
और हमने EC2 के कुछ जितने सर आप पॉइंट्स कह है रहे वो थे भी भी आवाज बीच में एक्चुअली कट गई थी, कट रही बीच में। कल ना क्लास नहीं हो पाएगी, अच्छा कोई अच्छा। रीजन। कल के लिए हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, तो हम वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो कैपेसिटी रिजर्वेशन है ना, क्रेडिट हो गया, प्लेसमेंट ग्रुप हो गया। कैपेसिटी रिजर्वेशन का क्या मतलब है? आप क्या कर सकते हो कि कैपेसिटी रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी रिजर्वेशन भी अगेन ज्यादा नहीं यूज होता, लेकिन अगर मान लो कैपेसिटी रिजर्वेशन का क्या मतलब है, रिजर्वेशन, यू कैन रिजर्व द कैपेसिटी जब फॉर मोस्ट डिमांडेड इंस्टांसेस, इंस्टांसेस हम यूज करते हैं तब सर्विस की जरूरत पड़ती है कैपेसिटी रिजर्वेशन। तब उसकी जरूरत पड़ती है जब आपकी मोस्ट डिमांडेड होती है, टू इंश्योर एक दैट हमारे व्हेन यू कस्टमर नीड। पे इशू आया था कि वो इंस्टांस टाइप मिल ही नहीं रहे थे, तो फाइनली फिर रिजर्व रिजर्व करने पड़े थे। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताया राकेश। तो आप क्या बता रहे हो कि आपका एक क्लाइंट था, वो जब इंस्टांसेस लेता था तो वो इंस्टांसेस नहीं मिलती थी। हाँ जी, हम एक्चुअली ऑलरेडी R5 पर थे। हम्म इन्होंने नई सीरीज लॉन्च की थी R6i। हम्म R6i क्या था कि कैपेसिटी सेम थी बट प्राइस वाइज लो थी। ठीक है जी। तो अब उसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, तो मिल ही नहीं रहा था आयरलैंड रीजन में। हम्म तो वो कह रहे थे कि भाई जैसे अवेलेबल होगा आपको जो है एकदम से जो है रिजर्व करने होंगे हम्म इंस्टेंस। तो फिर हाँ, हमने वो रिजर्व किया R6 पर्टिकुलर उस रीजन में के लिए रिजर्व किए थे इंस्टांसेस। रिजर्व जब हो गए थे, कंफर्म हो गया था, उसके बाद फिर लॉन्च किए थे उस टाइप पर। तो आपने रिजर्व की थी, कैपेसिटी रिजर्व की थी। कैपेसिटी रिजर्व की थी पर्टिकुलर R6 कैपेसिटी। चलो मिल गई थी कैपेसिटी उसमें, है ना। हाँ, कैपेसिटी मिल गई। लेकिन जैसे ही आप कैपेसिटी रिजर्व करते हो, ये प्राइसिंग लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है इसका ना। चार्जिंग होता है। हाँ। तो वंस यू रिजर्व लेकिन कैपेसिटी, वो बहुत बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं एक्चुअली। वो अच्छा, चार्जेस मिनिमल होते हैं। बहुत मिनिमल होता है मतलब तभी तो बेनिफिट ले पाएंगे, तो फिर क्यों हाँ, कन्वर्ट वही मैं करेंगे सोच रहा था। R5 से। R5 से R6 में जाएंगे। तो एक्चुअल नहीं नहीं, तो एक्चुअल जो बिलिंग आपकी शुरू होती है वो तब होती है जब आपका स्टार्ट होता है, लेकिन उससे स्टार्ट पहले जो होता चार्जेस लगेंगे वो मिनिमल होते हैं। है मिनिमल होते हैं, बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं वो। रिजर्वेशन के नाम पर जो लेते हैं मिनिमल चार्जेस होता है अच्छा, वो। रिजर्व कैपेसिटी, AWS put मिनिमल चार्जेस फॉर रिजर्वेशन, राइट। ठीक है। हाँ, तो ये कैपेसिटी रिजर्वेशन की बात है। कैपेसिटी रिजर्वेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है ना, यहाँ जाके आपको कैपेसिटी रिजर्व करानी पड़ती है। ठीक है, आपने बोला मुझे A1 डॉट मीडियम चाहिए, सपोज करो लाइनक्स मशीन है, टेनेंसी आपको ये चाहिए, प्लेसमेंट ग्रुप चाहिए, ठीक है, कितने इंस्टांस चाहिए। अब आप यहाँ पे पीरियड रख दोगे कि इतने पीरियड से आपको इतने पीरियड की चाहिए, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको टाइम पीरियड लास्ट का देना पड़ता है कि भाई यहाँ तक हो। हमने तो जो है मैनुअली लिया था, परमानेंट था ना हमारा तो। आपको तो परमानेंट था ना ये। हाँ, इंस्टांस अवेलेबिलिटी की कोई भी इंस्टांस मैचिंग मिल जाए तो, या टारगेट है कि जो पर्टिकुलर आपने टारगेट किया वही मिले, ठीक है, और क्रिएट कर दो तो आपको करेक्ट। मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। डेडिकेटेड होस्ट हमने देखा, डेडिकेटेड होस्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो डेडिकेटेड होस्ट आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो। बाय बेटा। जैसे आपने कहा C4 टाइप का मुझे एक डेडिकेटेड होस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से ही कर सकते हो। तो ये आपको बताएगा कौन कौन से टाइप के आप, ये फैमिली है आपका C4 की, तो C4 पे C4 टाइप के इंस्टांसेस एक्चुअली आप लॉन्च कर सकते हो। M4 की लोगे तो M4 वाली कैटेगरी लॉन्च होंगी।
अंडरलाइन हार्डवेयर आपके पास बताना पड़ेगा कि किस किस तरीके की सपोर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो M4 टाइप की फैमिली को ही सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। तो आपके अंडरलाइन हार्डवेयर की कॉस्टिंग आपके पास जाएगी। ये कब चाहिए होता है? जब आपको कंप्लायंस का रीजन होता है। कई बार होता है कि कंपनीज कहती हैं, या जो कंप्लायंस वाली कंपनीज होती हैं जहाँ पे कंप्लायंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे आप ये इंस्टांसेस को यूज करना रहेगा। शेड्यूल इंस्टांसेस मतलब आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल हो, तो वहां पे आप शेड्यूल इंस्टांसेस भी परचेज कर सकते हो, तो उसी टाइम पे वो इंस्टांसेस लॉन्च होगा। तो कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऐसा करके आप इंस्टांस टाइप चूज करके ये कर सकते हो। नेम से भी क्लियर है और वैसे भी आपको क्लियर हो जाता है। मेक सेंस? शेड्यूल इंस्टांसेस हो गया, कैपेसिटी रिजर्वेशन हो गया आपके पास, डेडिकेटेड होस्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। AMI, ठीक है। कैपेसिटी रिजर्वेशन हो गया, टेनेंसी हो गया आपके पास, उसके बाद आपके पास है इंपॉर्टेंट चीज की यूजर डेटा आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट चलानी है, ठीक है, तो आप यूजर डेटा लगा सकते हो। यूजर डेटा लगा सकते हो इफ यू वांट टू रन एनी स्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ सर्वर लॉन्च, राइट, या VM लॉन्च, ठीक है। तो आपने कोई स्क्रिप्ट लगा दी कि वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाए या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, उसी टाइम पे तो जब सर्वर लॉन्च होगा तो उसको स्क्रिप्ट को यूज करेगा और वो काम कर देगा। बट आपकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको, उसमें कोई सिंटैक्स एरर वगैरह ना आए, ठीक है। या चाहो तो आप अपनी फाइल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितना चाहिए, हमने बोला लाइनक्स सर्वर हमने क्रिएट कर दिया। अब ये तो हुआ बेस लाइनक्स सर्वर। अगर आपने बेस लाइनक्स सर्वर किया तो क्या होगा? बेस लाइनक्स सर्वर में बेस लाइनक्स सर्वर आपके पास यूज हो गया। अब सपोज करो आपको बार बार एक वेब सर्वर बनाने की जरूरत पड़ती है। मैं कंटिन्यू कर लूं या 5 मिनट्स का किसी को ब्रेक चाहिए हो तो बता देना। नहीं, कंटिन्यू कर लो सर। कंटिन्यू कर लें? अभी तक तो सिंपल सिंपल हमने ऑप्शंस जस्ट हाँ जी, हाँ रिव्यू जी। कर रहे हैं ना, तो इसलिए जी, मैं जी। कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो लाइनक्स वेब सर्वर आपका हो गया यहाँ पे क्रिएट। अब इसके बाद आपके पास अगर मान लो आपको जरूरत पड़ता है, इतने सर्वर एक्चुअली लॉन्च होगा तो इतने बीच में हम ना दो चीजें और कर लेते हैं। अलार्म स्टेटस, CPU अलार्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सर्वर की सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या पब्लिक IP है, क्या प्राइवेट IP, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिक्योरिटी की जो सारी चीजें हैं, जितना आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, कौन सा आपने रोल यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। सारे ये पोर्ट अलाउ है, 22 अलाउ है, और इंटरनली आपका इन्होंने ऑल अलाउ नहीं, ठीक है, इसमें आपका ऑल अलाउड है, लेकिन नेम ठीक है, सोर्स ठीक है ना। तो सारे पोर्ट एक्चुअली अलाउ किए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसमें इसमें मैंने सारे पोर्ट अलाउ किए हुए हैं, तो सब कुछ चल जाएगा। अदरवाइज हमें 22 और 80 ही चाहिए। तो आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप सिर्फ रिक्वायर्ड पोर्ट ही ओपन करो। आउटबाउंड पोर्ट आपके हमेशा बाय डिफॉल्ट ओपन रहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? ऑल पोर्ट्स आर ports are by default blocked. It is stateful, right? That means you don't need to create outbound rule. It is applicable on resources type, ठीक है। AMI used to create custom image
and launch similar type of servers. ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो गया सर्वर। sudo su किया, ये मैंने HTTP वेब सर्वर इंस्टॉल किया, राइट। अब अगर मैं इसका पब्लिक आईपी देखता हूँ, ठीक है, तो क्या कुछ वेबसाइट आएगी? नहीं आ रही, ठीक है, ये रीचेबल नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, इसका स्टेटस देखते हैं, सर्विस स्टेटस HTTPD। क्या स्टेटस है? ये सिर्फ बोल रहा है कि स्टेटस के लिए आप सिस्टम CTL यूज करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्विस भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्विस यूज नहीं कर सकते। सर्विस स्टार्ट से भी स्टॉप आप करने के लिए यूज कर सकते हो। सॉरी, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता है सिस्टम सीटीएल पर। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। देखो, तो अगर आप सर्विस की जो बात कर रहे थे ना, वो क्या करती है, सर्विस आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, ट्राई रीस्टार्ट, बट लेकिन अगर आप स्टेटस चेक करना चाहो ना, तो नहीं, नहीं स्टेटस भी करता है। स्टेटस भी दिखा देगा। एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना, उसका स्टेटस भी दिखा देगा, आप स्टार्ट कीजिए। तब दिखा देगा, हाँ तब दिखा देगा, लोग इनिशिएट नहीं कर पाता है। नहीं ठीक है, क्यों नहीं दिखाया फिर इसने सर्विस HTTPD? स्टेटस कमांड गलत होगी कुछ, नहीं तो दिखाएगा स्टेटस का भी। सर्विस HTTPD स्टेटस। हाँ यार सॉरी, सर्विस HTTPD स्टेटस, हाँ जी सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या इनएक्टिव है, ठीक है, तो सर्विस HTTPD स्टार्ट। मैंने सर्विस स्टार्ट करी तो देखो रीडायरेक्ट हो गया और ये सर्विस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं स्टेटस शो करूं तो सर्विस मेरी स्टार्ट हो जानी चाहिए अब तो। हाँ ये एक्टिव है, ठीक है ना, एक्टिव है। तो अगर आप इसको रिस्टार्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये अभी सर्विस चल गई। अब आप क्या कर सकते हो, तो ये मैंने एक वेब सर्वर यूज किया। अब ऐसे ही मान लो आपके 50-50 सॉफ्टवेयर है, 100+ सॉफ्टवेयर है, आपको इंस्टॉल करना है। आपने एनसिबल प्लेबुक चला दी यहाँ पे, ठीक है, प्लेबुक चलाने के बाद आपने इसकी हार्डनिंग कर दी, OS हार्डनिंग कर दिया, ठीक है, इसको पूरा एक रेडी सर्वर कर दिया जो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो मान लो दिस कंटेन ऑफ 100 स्टेप्स, राइट। अब वो 100 स्टेप्स आपको अगर दूसरी मशीन में लॉन्च करनी है सेम टाइप से, तो क्या आप दूसरी मशीन पे भी वही 100 स्टेप चलाओगे? तो मैनुअल वर्क ज्यादा हो गया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा एक चीज और कर देता हूँ, मैं इनेबल कर देता हूँ सर्विस को, है ना, सर्विस HTTPD इनेबल। सर्विस से नहीं होगा वो, फिर HTTP वो सिस्टम वो सीटीएल से उसी होगा। से होगा, हाँ बिल्कुल। सर्विस से करोगे तो फिर CS के कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि सर्विस जो है
AMI से जब लॉन्च होती है ना तो वहां पे ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर वाली सर जो है इसको करेक्ट कर लीजिए। HTTPD पहले आएगा, स्टेटस बाद में आएगा। इनेबल वाली को घटा दो आप, सर्विस इनेबल वाली जो है। ठीक है। अगर आप इसमें और कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे आप बोलो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहो तो ये सारी फाइल जाती है var www। ठीक है, ये फोल्डर में जाती है var www। होम के अंदर, सॉरी, इसके अंदर एक फाइल होती है index.html, उसमें जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो हाई फ्रॉम डॉलर होस्ट नेम। आपने वेरिएबल ले लिया, राइट। इट वर्क्स। ठीक है, हाई फ्रॉम डॉलर होस्ट नेम। तो ये क्या करेगा, डॉलर होस्ट नेम से वैल्यू पिक कर लेगा और जो आपका होस्ट नेम है उससे डिटेल निकाल लेगा। इसकी आईपी एड्रेस के लिए क्या कमांड होती है? इफ कॉन्फिग IP A कर लो सर, IP स्पेस A, इफ कॉन्फ़िग कर लो। ई का मतलब है बिना if को। नहीं, उससे चलेगा नहीं। if config। आईपी एड्रेस कमांड नहीं है ना इसमें, तो आप स्टोर करा सकते हो इसका आईपी। if config, नहीं मतलब ये तो आपका वो हो गया कि प्ले करने के लिए, बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपकी ये सर्विस चली तो अब आप देखते हैं यहाँ पे
कोई नहीं सर, इसको छोड़ दो, आगे का टॉपिक कर लेते नहीं बस 1 मिनट लूंगा मैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है। एनीहाउ, तो ये आपका क्या करेगा, आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप इसके आईपी एड्रेस से पिंग करा दो या वैसे करा दो, जो भी आपकी स्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये काम किया, मैंने कस्टमाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने कस्टमाइजेशन कर दिया यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा, होस्ट नेम आप कैपिटल में दो सब, तब शायद देगा वो वेरिएबल। दोबारा बोलो। होस्ट नेम कैपिटल में अच्छा, डॉलर। चलेगा? नहीं यार, उससे नहीं है, कुछ मिस हो रहा है। एनी हाउ, मतलब आपने काम किया, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने सारी ओएस हार्डनिंग का पार्ट कर दिया, ठीक है। अब ओएस हार्डनिंग का सारा पार्ट करने के बाद आपके पास क्या इशू आया, आपने बोला कि भाई अब मुझे ये 100 सर्वर्स में दोबारा स्टेप कर रहा हूँ, नहीं, तो आप क्या करोगे, एएमआई यूज करोगे उस केस के लिए। तो एएमआई यूज करने के बाद आपके सर्वर्स लॉन्च हो जाएंगे, मल्टीपल सर्वर्स, तो आप एएमआई क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ गए और आपने एएमआई क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो स्टॉप करना, स्टार्ट करना, रीबूट करना, हाइबरनेट, टर्मिनेट, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इंस्टांस सेटिंग्स में गए, इमेजेस में गए, सॉरी, और इमेज में जाके आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट इमेज कर सकते हो, टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमने क्या बोला, पहले हमने इमेज क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मैंने बोला वेब सर्वर इमेज, और ये मैंने इमेज क्रिएट कर दी। 15 GB आपकी स्टोरेज है, वो तो आपकी लगेगी, बाकी ये है। एक चीज जो हमारी और मिस हो रही थी, इंस्टांस टाइप। इंस्टांस टाइप क्या है, इंस्टांसेस टाइप आपके डिफरेंट टाइप के इंस्टांसेस हैं, ठीक है। इंस्टांस फैमिली आप देख सकते हो यहाँ पे, तो AWS इंस्टांस फैमिली लिखोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। पहले AWS में आता था, अब नहीं आता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये पेज मैं आपको रेफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टांसेस टाइप है, किस किस टाइप के इंस्टांसेस कौन सी चलेगी। तो C है कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, D है डेंस स्टोरेज है, ठीक है, G है ग्राफिक इंटेंसिव है। तो इस तरीके से इंस्टेंसेस रहती हैं। जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। तो जनरल पर्पस जनरल पे फोकस है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज कंप्यूट पे फोकस है, जहाँ पे CPU ज्यादा होंगे और मेमोरी का रेशियो जो है वो कम होगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली डबल के रेशियो में होती है, और जनरल पर्पस में नॉर्मली ये 4 टाइम्स होती है। CPU मान लो 2 है तो मेमोरी 8 GB होगी। कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में क्या होगा, अगर CPU 8 है तो मेमोरी आपकी 16 GB होगी। मेमोरी ऑप्टिमाइज में 8 टाइम्स होती है। स्टोरेज ऑप्टिमाइज स्टोरेज फोकस, एक्सेलरेटेड ऑप्टिमाइज ग्राफिक कार्ड के लिए होगी, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी दी हुई है कि यहाँ क्या कैपेसिटी मिली हुई है। डिटेल फैमिली टाइप देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। इसमें सर एक वो सेविंग प्लान भी इम्पोर्टेंट है सर। हाँ नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही तुम्हारे पॉइंट जो है ना, इंस्टांसेस टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉन्च टेम्पलेट है। लॉन्च टेम्पलेट आप क्या करते हो, आपको अपना कोई टेम्पलेट बनाना है। जैसे अभी आपने इमेज बनाया, राइट, तो इमेज बनाया तो आपने इमेज में सर्वर रख लिया। अभी जो भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम सेव कर सकते हो। मान लो एक ही कॉन्फ़िगरेशन के तुमको सर्वर्स बार बार चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर सकते हो, राइट। तो टेम्पलेट हो गया कि भाई इसमें मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो आपने बोला कि मेरा ये, मान लो आपको ये मार्केटिंग का सर्वर था, ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं करता है, ठीक है।
हाँ, तो इसके वर्जन भी सेव करेगा, राइट। कल को आपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज किया तो वो है। टेम्पलेट का कुछ टैग देना है तो वो दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी जो इमेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन सी AMI से बने, ठीक है। तो अगर आपने कोई AMI बना रखी है, मेरे पास ये वेब सर्वर इमेज मैंने अभी बनाई है ना, तो मैंने मान लो यही सर्वर मुझे यूज करना होता है बार बार। तो अब मैं क्या करूंगा, AMI बनाऊंगा तब भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन बार बार देनी पड़ेगी ना, चूज करनी पड़ेगी। अब मुझे वो भी नहीं करना, मैं कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार सेव करके रख लेता हूँ। तो अब मैंने बोला भाई मुझे जो है ना T2.micro हमेशा चाहिए होती है, राइट। मुझे की पेयर जो है ना मेरा हमेशा यही वाला यूज करना है, राकेश अंकित वाला इसमें, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग मेरा ये वाला मैं नेटवर्क यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं तो पब्लिक सबनेट में लॉन्च करूंगा ये मशीन, ठीक है। मैं सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला चूज करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगरेशन दे दी। मेरे 4 सर यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम यूज होगा 15 GB का, राइट। अब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करके मैंने क्या किया, लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अब अगर सिर्फ मेरे पास AMI होती तो क्या करता, मैं AMI पर जाता और मैं यहाँ से लॉन्च टेम्पलेट करता, राइट। सॉरी, लॉन्च इंस्टांस करता, और मैं अब ये दोबारा से सारी कॉन्फ़िगरेशन चूज करूंगा कि भाई इंस्टांस टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। की पेयर में कौन सा यूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेटवर्क चूज करता अपना, ठीक है। मैंने अभी तो पब्लिक VPC लिया, प्राइवेट पब्लिक VPC लिया था, पब्लिक सबनेट। अब मैं यहाँ पे आके दोबारा से चूज करूंगा कि भाई मुझे ये है, राइट। मैं AWS में सॉल्यूशन निकाला कि आप लॉन्च टेम्पलेट यूज कर लो, तब मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। मैं जाऊंगा यहाँ पे, मेरा सब कुछ ऑलरेडी चूज हुआ है, राइट। मैंने यही वाली AMI चूज करी, T2.micro चूज किया, मेरा वही सिक्योरिटी ग्रुप है, मेरा की पेयर भी सिलेक्टेड है। तो आप सारे ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके वर्जन भी सेव हो सकते हैं। बच गया मेरा टाइम। मैं गया और मैंने यहाँ से आके सिर्फ सर्वर को लॉन्च कर दिया। जैसे मैं मॉडिफाई करूंगा मेरा नया वर्जन सेव हो जाएगा। तो मान लो आज मैंने ये वर्जन यूज किया, मुझे कल पुराने वाला वर्जन चाहिए तो वो भी आ जाएगा। मेक सेंस? यस सर। यस, नो, मे बी। ठीक है। यस यस। स्पॉट फ्लीट भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वर्जन डिलीट करना है तो वो बेसिक ऑप्शंस आपको सारे मिल जाते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक ये है, और आज के लिए मैं मेरे ख्याल से लास्ट ही रखता हूँ, सेविंग प्लान, ठीक है। सेविंग प्लान में क्या होता है, सेविंग प्लान आपने रिजर्व इंस्टांसेस यूज करते हो ना, तो रिजर्व इंस्टांसेस में कंडीशन बहुत है। रिजर्व इंस्टांसेस में कंडीशन क्या है, रिजर्व इंस्टांसेस में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी करती है। परचेज रिजर्व इंस्टांस करोगे तो एक तो प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने लाइनक्स विद एसक्यूएल सर्वर लॉन्च किया और आपने वहां पे इंस्टांसेस लॉन्च करते हुए आपने लाइनक्स सर्वर चूज कर लिया, हो गया काम। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। तो लाइनक्स सर्वर चूज किया आपने, फिर टेनेंसी आपको बतानी पड़ती है, डिफॉल्ट ले रहे हो डेडिकेटेड, तो वहां पे भी डिफॉल्ट ही लेनी है। ऑफरिंग क्लास कौन सी लेनी है, कन्वर्टेबल है या स्टैंडर्ड है, ठीक है। कन्वर्टेबल का फायदा ये है कि आप सेम फैमिली में जाके चेंज कर सकते हो। इंस्टांस टाइप आपने यहाँ पे T3 माइक्रो ले ली और वहां पे T2.micro लॉन्च कर दिया, हो गया गड़बड़। दोनों इसका भी पैसा दे रहे हो और उसका भी आपका अमाउंट जा रहा है। टर्म 1 मंथ टू 12 मंथ्स है और 12 मंथ टू 36 मंथ्स, ये आपको रिजर्व करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक आपके पास रहता है। पेमेंट ऑप्शन कैसे दे रहे हो, तो जितना ज्यादा पेमेंट आप करोगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। नो अपफ्रंट करोगे तो डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा, और मंथली आप पेमेंट करोगे, अगर आप ऑल अपफ्रंट कर दोगे तो डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कंडीशन लेना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है। रिजर्व इंस्टांस में आपने देखा ये सारी बैरियर लगे हुए हैं, और ये बैरियर बहुत आते थे, इसकी वजह से दिक्कत होती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला जिसका नाम रखा इन्होंने सेविंग प्लान। सेविंग प्लान में आप क्या कर सकते हो, सेविंग प्लान के अंदर आप ये बैरियर से बाहर आ सकते हो। तो उन्होंने दो कैटेगरी दे दी, उन्होंने बोला कि आप हमें ये बताओ कि आपका मंथली यूज कितना आएगा, ठीक है। तो दो तरीके की हैं, एक है फ्लेक्सिबल, एक है सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। फ्लेक्सिबल में कंफर्ट ज्यादा है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपका इंस्टांस टाइप जो है ना वो फैमिली आपकी एक टाइप की होनी चाहिए। तो 66% तक का डिस्काउंट देते हैं। अगर आप सिग्निफिकेंट डिस्काउंट चाहते हो तो 72% पे भी आ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस आपको देखना पड़ेगा, और फ्लेक्सिबल में आपको कुछ भी कंडीशन नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या है,
मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रिड्यूस योर कॉस्ट बाय अप टू 66%. दिस प्लान ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू EC2 इंस्टांसेस यूजेस रिगार्डलेस ऑफ इंस्टांस फैमिली. कोई इंस्टांस फैमिली की कंडीशन नहीं है कि भाई मुझे तो R4 ही लेनी है, T2 डो लेनी है, कुछ नहीं. आपने R4 ली, आप M4 में जाना चाहते हो जा सकते हो. साइज की कोई कंडीशन नहीं है कि भैया मैंने तो T3 लिया था और मुझे अभी M4 में जाना है, बिल्कुल जा सकते हो. M4 लिया था, M2 में जाना है, जा सकते हो. ठीक है. क्या साइज है, क्या अवेलेबिलिटी जोन है, क्या रीजन है, कुछ इशू नहीं है, रीजन का भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेकिन डिस्काउंट थोड़ा कम कर दिया, 66% कर दिया. ये फारगेट पे भी चलता है. फारगेट क्या होता है? फारगेट होता है सर्वरलेस. ठीक है. तो जब आप कंटेनर यूज करोगे तो कंटेनर यूज करते हुए अगर आपके सर्वरलेस कंटेनर यूज करते हो तो आप फारगेट यूज कर सकते हो. लैम्डा यूजेस फॉर ड्यूरेशन. ठीक है. लैम्डा के लिए भी आप यूज कर सकते हो ये कंडीशन. वहां पे भी आपको इस तरीके की कोई बैरियर नहीं मिलेगा. तो लैम्डा क्या है? लैम्डा भी अगेन सर्वरलेस कंप्यूट पावर है. सर्वरलेस कंप्यूट पावर का मतलब होता है बैक एंड में तो आपके पावर सर्वर्स हो लगे होंगे लेकिन वो आपको जरूरत नहीं है. ठीक है. आपको एक कंप्यूट पावर मिल जाती है, आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हो. सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में 72% डिस्काउंट मिल जाता है आपको, लेकिन वहां पे आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा. क्या? आपको ये देखना पड़ेगा कि रीजन जो है ना वो सेम, मतलब रीजन जो है ना वो रीजन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजन आपका चेंज ना हो. ठीक है. और इंस्टांस फैमिली जो है वो आपका सेम रहनी चाहिए. मतलब अगर आप M5 में जा रहे हो तो M5 की कंडीशन में ही रोम कर सकते हो. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप M5 से आप T3 में चले जाओ. ऐसा नहीं कर सकते. यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते. बस ये एक फर्क है. ठीक है. तो परचेज सेविंग प्लान करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा. कंप्यूट सेविंग प्लान पे जाओगे. कितने साल के लिए लेना है? 1 ईयर के लिए लेना है. ठीक है. परचेज कमिटमेंट कितना है? तो आपने बोला मेरा $5 का परचेज कमिटमेंट है कि मैं हर आवर $5 परचेज मेरा यूज होगा. ठीक है. इस तरीके का कमिटमेंट अगर आपको देना है, ठीक है, तो आप दे सकते हो. तो आपका जो कॉस्टिंग आ रहा है देखो $44,000 आ रहा है. ठीक है. आपने बोला $1 करना है तो आपका इतना तो कॉस्टिंग आ रहा है. ठीक है. आपने ऐड टू कार्ट किया, बाय कर दिया, आपका तो मंथली बिल शुरू हो गया. अब उतने आप इंस्टांसेस यूज कर सकते हो. अब कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है. देखा आपने, कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई. ठीक है. बस आप स्टार्ट डेट बताओ उनको कि कब से स्टार्ट करना है, हो गया. लेकिन ये चीज अगर आप EC2 इंस्टांस में जाते हो सेविंग क्लास में, यहाँ पे आपको 72% डिस्काउंट मिल जाएगा. लेकिन आपको क्या करना है, रीजन आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस रीजन को ही यूज करूंगा. ठीक है. और आर्ली कमिटमेंट आपका हो गया. आपको फैमिली टाइप भी चूज करना पड़ेगा कि आपको ये फैमिली टाइप आपको यूज करना है. तो ये फैमिली टाइप, तो रीजन और इंस्टांस फैमिली की आपकी कंडीशंस होती हैं यहाँ. ठीक है. तो यही एक आपका प्राइमरी यहाँ पे डिफरेंस है जो आपके पास आता है. एक सेल्स मेकर सर्विस सेल्स मेकर के लिए उन्होंने सेविंग प्लान बनाया हुआ है. नो से. तो ये क्या जो प्राइस जो आया है वो क्या फिक्स रहता है अपार्ट फ्रॉम यूटिलाइजेशन? हाँ फिक्स है. मतलब आपने जो डेट से बोल दिया तो उनका तो बिलिंग शुरू हो गई. अब आप सर्वर बनाओ या ना बनाओ उनसे उनको कोई मतलब नहीं है. नहीं नहीं, जैसे अभी जो बिल आया था मान लो 8,000 के आसपास बिल आया था, अब इसमें जी 50, 100, 10 कितने भी इंस्टांस बनाऊं वही वही रहना वही $8,000? रहेगा, वही रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके. उसी तो पर्टिकुलर इसमें क्या टाइप सर, का। अब जैसे जो आवरली है कॉस्ट है, ये कमिटमेंट हम चेंज कर सकते हैं बाद में, या ये सेम एक बार हो गया तो बस हो ही गया वो? नहीं, प्लान के हिसाब से कमिटमेंट रहता है तो ना कि चेंज आपने कर एंड सकते हो, वो टाइम तो जो आपकी. एंड टाइम जो दिया उस पर एक्सपायर होगा तो रिन्यू करोगे, ऐसा कुछ रहेगा? अच्छा एक टाइम बार तो आप बना चेंज दिया कर तो सकते वो हो. मान लो मॉडिफाई आपने करना पड़ेगा। $5,000 का ले लिया, ये $8,000 का डॉलर का आ रहा है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो $8,000 का आपके पास आ गया ना, तो $8,000 आपके पास अब मान लो आपको जरूरत पड़ी. ठीक है. आपका एक्सपेंड एक्चुअली ज्यादा जा रहा है, राइट. तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेंड जा रहा है वो तो ऑन डिमांड के प्राइस पे जाएगा ना.
समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए बिलिंग सेपरेट रखी जाती है, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाते हैं, इसीलिए वो बिलिंग पे ध्यान देते हैं कि भाई हमारा जो है कहीं से भी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, मतलब बचना चाहिए, है ना। तो मान लो आपका खर्चा था $8,000 का, ठीक है, और आपकी जो खर्चा गया वो आपका जा रहा है करीब करीब $9,000, ठीक है। तो 8,000 पे तो आपको सेविंग प्लान के बेनिफिट मिल गए, $1,000 पे तो नहीं मिलेंगे ना दोस्त। सर इसमें मान लीजिए हमने ये परचेज कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे हमें इंस्टेंस हम जब लॉन्च करेंगे तो वहां पे हमें कहीं पे वो पूछेगा कि आपको इसमें डालना है, या वो ना ना ना, ऑटोमेटिकली ले ऑटोमेटिकली लेगा? अप्लाई है, ऑटोमेटिकली अप्लाई है, बिलिंग में आपको दिख जाएगा। जब बिलिंग में जाओगे ना तो बिलिंग में दिख जाएगा कि आपको सेविंग प्लान की वजह से इतना बेनिफिट हुआ है, ये आपको मिलेगा। आई थिंक वो सेविंग प्लान पे है ना, कुछ वो टैक्स वैक्स प्रोवाइड कराते हैं, पर्टिकुलर वो टैक्स फिर हमें उस रिसोर्स पे देने होंगे वो। बिल्कुल हो सकता है, मैंने यूज नहीं किया क्योंकि ये आपका उसमें जाएगा ना, तो यूज नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि टैक्स आपको मिले तो वो आप टैक्स लगा सकते नहीं, कुछ हमारे कस्टमर्स हो। यूज अरे करते हैं भाई सेविंग साहब, ये प्लान, क्या हो गया जी? तो वो पर्टिकुलर जब कोई रिसोर्स लॉन्च होता है तो पर्टिकुलर उस टैक्स के लिए और बोलते हैं ये टैक्स होने चाहिए, इस बेसिस से हमें डिस्काउंट मिलता है, प्राइसिंग में ये होता है, मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसा रहता है बस। नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये agree। लेकिन लॉजिक समझ गया कि मतलब यहाँ पे आपको ये लेना है, और सेविंग प्लान से आपको एक्चुअली में काफी एडवांटेज हो जाता है। अच्छा, बिलिंग बिलिंग डैशबोर्ड जो है इसकी परमिशन जैसे नॉर्मली यार हम ये लोग तो सपोर्ट बिलिंग के, डैशबोर्ड ने ना दिमाग खाया हुआ है अभी तो हाँ जी, सॉरी। बिलिंग डैशबोर्ड का जो एक्सेस होता है, परमिशन होती है, नॉर्मली सपोर्ट मतलब हम लोगों को देते नहीं है, तो इसमें बिल्कुल क्या नहीं देते, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, क्या कुछ होता है इसमें ऐसा? क्योंकि वहां से तो मतलब कुछ कोई ना डिलीट कर सकते ना रिसोर्स क्रिएट कर सकते, ओनली रीड ओनली व्यू रहता है ये तो बिलिंग डैशबोर्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी कस्टमर इसका एक्सेस नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। सर बिलिंग, आप उनकी बिलिंग देखोगे तो वो बोलेंगे ना, दिक्कत तो है ही ना, वो बिलिंग आपके साथ कैसे शेयर करें, बिलिंग कैसे शेयर करेंगे सर आपके साथ, ये है ना। अब आप देख रहे हो ना कि भाई टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, ये फर्क आ गया ना। तो वो रहता है, मतलब जितने भी बड़ी कंपनी में आप काम करोगे तो ये है। मैं अभी पीछे एक कंपनी में था, वहां पे पूरा बिलिंग का एक्सेस हम लोगों के पास रहता था, गूगल का था, तो गूगल का पूरा बिलिंग रहता था हमारे पास में, क्या क्या है। और वो तो थर्ड पार्टी यूज करते, टूल यूज करते हैं, मतलब पूरा बिलिंग का रिपोर्ट निकालने के लिए ना, एक्सपोर्ट करने के लिए। क्लाउड जी, क्या था, क्लाउड क्लाउड एबिलिटी थी, पता नहीं क्लाउड रीचेबिलिटी कुछ तो था। थर्ड पार्टी टूल्स रहते हैं। और एक एक चीज का डिटेल ऐसे लाते थे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट भेजते थे, मैंने पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं चीजों का। 1 रुपए भी कहीं बढ़ गया तुरंत उसका भी वो स्क्रीनशॉट ला के देखो, यहाँ पर इस सर्विस का इतना टाइम से इतनी ये चीज होती है। इसी टू इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है ना कि काफी मैंने कोशिश किया आज कि हम कवर कर लें, रिवाइज कर लें, काफी पॉइंट हमने रिवाइज किए भी, है ना। तो अच्छा देखो, सेविंग प्लान्स क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ तक बताओ, देखो ये सारे ऑप्शंस ना हमने डिस्कस कर लिए, इवेंट्स आपको देखना है तो जो आपके एनवायरनमेंट में इवेंट्स चल रहे हैं वो आपके आ जाते हैं, राइट। अभी EMI कैटलॉग भी बन गई है, तो आप चाहो तो मतलब आपके पास ये दिख जाती है कि क्या क्या सारे आपके सर्वर्स है, मार्केट प्लेस में कौन से हैं, ठीक है। मान लो आपको कोई सॉल्यूशन है, आपको नहीं मिल रहा, मार्केट प्लेस में जाके सर्च कर सकते हो, भाई मार्केट प्लेस से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। तो ये चीजें, EMI से सर्वर कैसे लॉन्च करना है क्लियर हो गया, ठीक है। तो कल करें बाकी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल, कल बाकी कल का कंप्लीट कर ठीक है, देते हैं तो। वो तो हाँ सॉरी यार, कल नहीं हो पाएगा, कल हाँ, मुझे, परसों करना। हाँ परसों करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें अभी यही रह गया आपका, लोड बैलेंस और ऑटो स्केलिंग। लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग आपका बचा है मेन। तो तो ये करते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास लेते हैं और उसमें करते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी क्या टाइम हो रहा है देखना जरा, टेन ये तो थर्टी एट सर हो गया। 10:40 हो गए। हाँ टाइम हो गया आज काफी। और बताओ बाकी क्या चल